नमस्कार, मेरा नाम है आदर्श सिंह राजपूत। एसएच 12 देखना शुरू कर चुके हैं और इस वक्त हमारे साथ जाने माने डॉक्टर अरुण शाह हैं जो चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं। सबसे पहले सर बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। देखिए, इस मौसम में खास करके बच्चे बड़े प्रभावित होते हैं क्योंकि उनकी इम्यूनिटी कमज़ोर होती है, उनकी प्रतिरोधक क्षमता कमज़ोर होती है। और मौसम के बदलाव के बाद वायरस जो इन्फेक्शंस है, खास करके इन्फ्लुएंजा वायरस, पारा इन्फ्लुएंजा वायरस, एडिनो वायरस, आरएसवी वायरस, ये बड़ा तेज़ी से फैलता है। बहुत ही मतलब कोविड का तो संक्रमण बिल्कुल ना के बराबर है, लेकिन जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस का के जो वायरस है उसमें बहुत ज़्यादा तेज़ी से वो मल्टीप्लाई करता है, ग्रो करता है और बच्चों को प्रभावित करता है। हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा केसेज 70-80% केसेज वही देख रहे हैं जिनको सर्दी खांसी बुखार है, जिनको पसली चल रही है, जिनको दम फूल रहा है, जिनको तेज़ बुखार भी तेज़ है, हो सकता है उनको निमोनिया भी है कुछ लोगों को, लेकिन ज़्यादातर केसेज को 80-90% केसेज में अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस है। तो प्रिकॉशन में अगर आप हमसे पूछेंगे क्या लेना चाहिए, तो निश्चित रूप से 2-3 बिंदु पर ध्यान देना है कि एक बच्चे जब मौसम ठंडा हो रहा हो तो निश्चित रूप से बच्चे को मौसम के अनुसार उनको फुल स्लीव कपड़ा उपड़ा पहनाइए, ताकि मतलब कि ऐसा नहीं कि कम कपड़े की वजह से उसको ठंडक लगे। तो जैसे जैसे ठंड बढ़ेगी वैसे वैसे उनको ओवर, अगर माना कोई आदमी मिडिल क्लास का है, लोअर क्लास का है, तो जरूरी नहीं कोई महंगा मतलब स्वेटर या कंबल अगर वो 2-3 कपड़ा सूती का भी ओढ़ लेता है तो वो बिल्कुल वो काम करता है निश्चित रूप से एक तरह से। सर, समय के परिवर्तन के कारण अधिकतर देखा गया कि बच्चों में जो हार्ट बीट का एक प्रॉब्लम है और ये खास तौर पे देखा गया, इसको लेकर क्या कहेंगे सर? कैसे सेफ रहे? ये त्योहार का समय है, छठ पूजा नज़दीक है, ऐसे में पटाखा जब हाईली साउंड होता है तो इस वजह से बच्चे घबरा जाते हैं, अचानक उनमें जो घबराहट होती है, अचंभित कभी हो जाते हो, तो इससे कैसे बचे? पेरेंट्स को क्या सजेशन देना चाहेंगे सर, कैसे? देखिए, वो तो बड़े हमेशा इस तरह की आतिशबाजी जहाँ पर कि काफ़ी मतलब कि साउंड जिसका डेसिबल साउंड्स बहुत ज़्यादा है, उससे तो बड़े भी डरते हैं। अगर कोई आलू बम अगर थोड़ा फोड़ना चाहता है तो हम लोग भी कान बंद कर लेते हैं, तो बड़े भी भाग जाते हैं वहाँ से। तो बच्चे तो छोड़िए, बच्चे को अनजाने में अगर बम फूटता है तो अचानक वो सदमे में चला जाता है, वो तो उसका तो हार्ट बीट बढ़ेगा, क्राई रोना शुरू कर देगा। तो ऐसे बच्चों को निश्चित रूप से पेरेंट्स को चाहिए कि उस तरह की आतिशबाजी में जहाँ पर कि इतनी ज़्यादा मतलब कि ध्वनि प्रदूषण हो वहाँ उनसे दूर रखें। सबसे बड़ा तो ये बात है। या मतलब कि अगर आप उनको अगर कान में अगर रुई लगा के रखें तो निश्चित रूप से उसके ध्वनि अच्छा, इस समय में सर संदेह क्या लगता है कि कौन कौन से बीमारी उत्पन्न हो सकते हैं इस समय में? में सबसे ज़्यादा जो केसेस होती हैं वो होते हैं फायर फायर ये जो पटाखे की जो के वजह से जो पटाखे की वजह से पॉल्यूशन नहीं, पटाखे की वजह से इंजरी होती है। अच्छा। और वो इंजरी होती है लापरवाही से। किसी की सबसे ज़्यादा है कि पटाखा है जो आपने जलाया और आपने पेरेंट्स ने उसको ध्यान नहीं रखा तो मालूम हुआ कि किसी की आँख जल गई, किसी का चेहरा जल गया, किसी को बर्न हो गया। तो ये फायर वर्क से बहुत ज़्यादा मतलब कि क्षति बच्चों को होती है। बच्चे बड़े इनोसेंट होते हैं, उनको समझ में नहीं आता है, तो उनको बर्न इंजरी बहुत ज़्यादा होती है। तो इसलिए हर पेरेंट्स को कहाँ भी आतिशबाजी हो रही है, मेरा अपना एक से सुझाव है कि उनको फायर वर्क्स या आतिशबाजी के समय बिल्कुल अपने अंडर में सुपरविज़न में मतलब कि आतिशबाजी का आनंद लें, लेकिन सेफ एंड सुरक्षित रहें। सर, एक डॉक्टर की पहचान एक आला से ही होती है। सर, आप कैसे बीमारियों को कैसे पकड़ लेते हैं? कहा जाता है कि बच्चा के ऊपर जब आप किसी के ऊपर जो आला आप लगाते हैं, बीमारी का पता कैसे कर लेते हैं सर? कैसे? कुछ तो यूनिक तथ्य होगी, कुछ ज़रा आप शेयर करना चाहें? देखिए, ये चीज़ तो क्या है कि हम लोग सालों साल लग जाता है कि इसको समझने में। 1984 में हमने एमडी किया, उसके बाद से बच्चे ही देखते आ रहे हैं, लाखों बच्चे देखे होंगे, 3-3 जनरेशन के बच्चे देख रहे हैं। और आदमी अगर बहुत ध्यान से किसी बच्चे को देखता है तो समझ में आ जाता है इसको प्रॉब्लम क्या है। एक बच्चा जैसे हमारे चैम्बर में इंटर करता है और हमारे सामने आता है, अगर मुस्कुराता हुआ नजर आता है तो हम समझ जाते हैं इसको कुछ नहीं है। लेकिन बच्चा कह रहा है तो हम समझ जाते हैं बच्चा सीरियस है। तो अपीयरेंस क्या होता है बच्चे का, वो बहुत बड़ा मायने रखता है। अगर बच्चा को बुखार है और खेल रहा है तो भी हमको चिंता नहीं करना है। पेरेंट्स को बोलते हैं कि कोई चिंता की बात नहीं। ये ज़रूर है कि उसका हम पेशेंट्स का हर पेशेंट का हिस्ट्री लेते हैं कि क्या क्या ये कंप्लेंट कैसे कैसे शुरू हुआ। तो ज़्यादातर तो एक्यूट प्रॉब्लम्स होती है कि भाई बुखार है, सर्दी है, खांसी है, सर में दर्द है, बदन में दर्द है,
सोर थ्रोट है वगैरह वगैरह है, और हमने एग्जामिन किया, हमको कुछ नहीं मिला, हम श्योर है कि इसको वायरल है और इन्फ्लुएंजा है, तो हम इसको वही कहते हैं कि सब कुछ नहीं करना, सपोर्टिव केयर एंड सिम्टोमेटिक केयर। तो एक आपको धीरे धीरे वो क्लिनिकल सेंस डेवलप करता है और आप समझ जाते हैं कि कौन बच्चा सिक है, यानी बीमार ज़्यादा कौन बच्चा है। ज़्यादा बीमार बच्चा को हम लोग स्क्रीन करते हैं, फिर किसी तरह का रिस्क नहीं लेते हैं, क्योंकि अगर किसी को निमोनिया है, किसी का सांस तेज चल रहा है, जिसको ब्रोंकोलाइटिस, बहुत सारे केसेज अभी ये ब्रोंकोलाइटिस के केसेज हैं जिनको दम फूल रहा है तो उनको हम नेबुलाइज करते हैं हम लोग। क्रिटिकल सिचुएशन को कैसे हैंडल करते हैं सर? क्रिटिकल सिचुएशन को हम लोग हर बच्चे को हैंडल करते हैं, और ईश्वर की कृपा से जितने भी बच्चे क्रिटिकल पेशेंट्स हैं, मतलब एक आध को छोड़ दिया जाए तो हम पर ईश्वर की इतनी बड़ी कृपा रही है कि सारे के सारे पेशेंट ठीक होकर घर जाते हैं। और हम क्रिटिकल पेशेंट्स को जो इंटरनेशनल गाइडलाइंस है, इंटरनेशनल गाइडलाइंस को हम फॉलो करते हैं। जो भी है, जो ऐसा नहीं है ब्रोंकोलाइटिस है तो उसका ट्रीटमेंट क्या होना चाहिए, एंटीबायोटिक देना है कि नहीं देना है, इसको हम फॉलो करते हैं। डायरिया में क्या करना है, ORS जिंक देना है कि नहीं देना है, ये सब टोटल मतलब कि उसको फॉलो करते हैं। और यकीन मानिए कि जब वो जो गाइडलाइंस है, वो गाइडलाइंस को पिछले सालों साल से हम फॉलो कर रहे हैं, और इसमें अप्रत्याशित मतलब हमको सफलता मिली है। और जहाँ तक मैंने कहा ना कि ज्ञान अलग चीज़ है, अनुभव अलग चीज़ है। ज्ञान मिला था हमको 84 में जब MD किया था, लेकिन अनुभव मिला मुझे 40 साल में बच्चों को देखते देखते, और धीरे धीरे आदमी को समझ में आ जाती है कि बच्चे में क्या उसको प्रॉब्लम। बच्चा बोलता नहीं तो क्या हुआ, बच्चा, हम लोग तो समझते हैं, बच्चे को रीड करते हैं, लैंग्वेज उसका अपीयरेंस को रीड करते हैं, और उसी से मतलब शॉर्टली खुश, मस्त और स्वस्थ रहने के लिए क्या आपके तरफ से क्या संदेश रहेगा? देखिए, प्रॉपर उसकी देखभाल हो, प्रॉपर न्यूट्रिशन हो, आहार उसका घर का बना हुआ हो, जंक फूड से दूर रहे। मोबाइल जो है उसकी ये जो आजकल एक लत हो गई है बच्चों में, उसमें पेरेंटल सुपरविजन होना चाहिए, बहुत बड़ा खतरा हो गया, उससे बिहेवियर प्रॉब्लम शुरू होते जा रहे हैं। जंक फूड से दूर रहे, क्योंकि जंक फूड की वजह से ओबेसिटी या मोटापा एक दूसरे स्पेक्ट्रम का न्यूट्रिशनल डिजॉर्डर है। और मैक्सिमम पेरेंट्स को समय देना चाहिए अपने बच्चे के लिए। अगर आप बच्चे को समय देते हैं तो निश्चित रूप से आप उसको उससे बात करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं। बहुत सारी समस्या है कि पेरेंट्स को भी समय नहीं है, वो आएगा, वो अपने काम में व्यस्त है, घर आया तो TV चलाए वो, या मोबाइल पर हो गया। बच्चे से बात कहाँ पर कर पाता है, और बच्चा भी सोशल इंटरेक्शन आजकल नहीं हो रहा है, और जिसकी वजह से आपको फिजिकल, मेंटल, बिहेवियर, साइकोलॉजिकल, इमोशनल प्रॉब्लम्स दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं। तो गार्जियंस ही बहुत ज़रूरी है। एवरी चाइल्ड, एवरी पेरेंट्स शुड नो अबाउट दैट, कि उनका बच्चा, अपने बच्चे की जो देख रेख है उसमें। बीमारी का एक कारण सर इंटरनेट भी कहीं ना कहीं है, क्योंकि अधिकतर अभी का जो अपकमिंग जनरेशन है वो इंटरनेट से कनेक्शन कम और इंटरनेट से ज़्यादा रख रहे हैं, है ना। तो ये कहीं ना कहीं निश्चित रूप से इंटर कनेक्शंस नहीं हो रहा है, बट इंटरनेट कनेक्शंस हो रहा है। और इंटरनेट कनेक्शन की वजह से क्या होता है, वो उसी दुनिया में खो जाता है, तो वास्तविक जीवन में नहीं रहता है। नतीजा ये होता है कि जैसे फिजिकल एक्टिविटी वो नहीं कर पाता, दिन भर बैठ करके TV देखता है, मोबाइल देखता रहता है, धीरे धीरे पसर जाता है। रोजाना हम ऐसे बच्चे देखते हैं जो 5 साल 6 साल के बच्चे, जिनका 40 किलो वजन है, मतलब जितना होना चाहिए उससे डबल है। तो ऐसे बच्चे में यही कारण है कि पेरेंटल, मतलब कि माँ बाप को इस बात की समझ भी नहीं है कि भाई इनको कितनी देर तक इनको अगर, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय अनुशंसा है कि 2 साल से ऊपर किसी बच्चे को अगर आप मोबाइल स्क्रीनिंग, TV स्क्रीनिंग, मैक्सिमम 1 घंटा का स्क्रीनिंग होना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। मैक्सिमम 1 आवर का इसका है कि 1 घंटा तक आप उसको मोबाइल पर रखिए या TV पर रखिए, और बाकी समय अपने घर में रहिए, खेलिए, कूदिए, इंटरेक्ट कीजिए, बाहर में मतलब कि फिजिकल एक्टिविटी में प्रमोट कीजिए, ताकि मतलब कि फिजिकल एक्टिविटी में प्रमोट करने का मतलब होता है कि उसका इंटेलेक्चुअल भी डेवलपमेंट होता है, शारीरिक मतलब कि उसकी जो क्षमता बढ़ती है, मोटापा नहीं होता है। तो ये अपने आप में धीरे धीरे इसको जानकारी, ये बहुत बड़ी समस्या उभर के आ रही है, जो हम लोग देख रहे हैं बिहेवियर डिजॉर्डर के रूप में, कि मेरा बच्चा जो है बोलता नहीं है, देर से बोल ही नहीं रहा है, 5 साल का हो गया बोल नहीं रहा है, मेरा बच्चा जो है किसी चीज़ को सुनता नहीं है। तो ये ऑटिज्म कहते हैं एक ठो को, जो बच्चा बिल्कुल मतलब अपनी दुनिया में रहता है। दूसरा, जो बच्चा हाइपर एक्टिव है, जिसको कहते हैं अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिजॉर्डर, वो बच्चा एकदम बिल्कुल ADHD है, वो पढ़ाई लिखाई में मन नहीं करता, उसका अटेंशन स्पैन छोटा है, पढ़ेगा नहीं। स्कूल के लोग कहेंगे कि साहब ये बड़ा बदमाश है, बदमाश नहीं, उसको प्रॉब्लम है, मेडिकल प्रॉब्लम है,
लेकिन मेडिकल प्रॉब्लम है, उसका इलाज है, ऑटिज़म का भी इलाज है, लेकिन जरूरी है कि इस तरह की सिम्टम्स को आइडेंटिफाई करना और प्रॉपर मतलब कि डॉक्टर से मिल करके उसको मतलब कि उसका इलाज कराना। बहुत बहुत शुक्रिया सर ऐसे बात से बातचीत करने के लिए। धन्यवाद। तो हमारे साथ अभी जाने माने डॉक्टर अरुण साहब बातचीत कर रहे थे। शिशु रोग विशेषज्ञ है, पहचान की मोहताज नहीं है और कहा जाता है कि डॉक्टर भगवान रूपी होते हैं, वास्तव में भगवान रूपी होते हैं, क्योंकि सिचुएशन चाहे कोई भी हो, चाहे वो क्रिटिकल सिचुएशन क्यों ना हो, लेकिन जब कोई भी पेशेंट जब डॉक्टर के पास आते हैं तो आधा से ज़्यादा बीमारी जो है वहीं ख़त्म हो जाता है और डॉक्टर की पहचान आला से होती है। बाकी हंसते रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और सुरक्षित रहिए। बाकी इस तस्वीर के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। नमस्कार।